श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, आगामी 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी होने जा रहे हैं। ये आपराधिक कानून क्या हैं, किस तरह से ये इनका आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जनता के किस तरह से हित में है और जो पुराने कानून हैं उनसे ये किस तरह से अलग हैं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री शुभम तोमर। श्री शुभम तोमर जी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हैं और वर्तमान में इनकी पदस्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी रायपुर में है। शुभम जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकल्प जी एवं सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। तो जैसा भी हम श्रोताओं को बता रहे थे कि ये 3 नए कानून 1 जुलाई से प्रभावी होने जा रहे हैं, तो शुभम जी हमें जानना चाहेंगे कि 3 नए कानून कौन कौन से हैं और पहले इनका नाम क्या था और अब ये किस नए नाम से प्रभावी होंगे। विकल्प जी, जैसे कि आपने बताया कि 1 जुलाई 2024 से 3 नवीन आपराधिक कानून प्रभाव में आने वाले हैं जी। ये तीनों नवीन कानूनों का जो नाम है वो है, पहले जिसको भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जाना जाता था, अब उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से जिस प्रक्रिया विधि को जाना जाता था उसका अब नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जी। और तीसरा जो कानून है जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नाम से पहले पहचाना जाता था जी, अब उससे जाना जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो शुभम जी, ये तो आपने बता दिया कि ये पुराने किस नाम से थे और नया इनका नाम अब क्या होगा। ये हमें बताइए कि इन कानूनों को, जो ये नए 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से प्रभावी होने जा रहे हैं, इन्हें बदलने या दूसरे शब्दों में करें कि इनको संशोधित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि पुराने जो आपराधिक कानून थे उनका वर्ष, जैसा मैंने बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तो इससे ये विदित होता है कि ये जो कानून थे ये लगभग आज से 150 साल पूर्व में बनाए गए थे जी। और ये जो कानून बनाए गए थे ये अंग्रेजों के कालखंड के कानून हैं जी। ये इनके द्वारा बनाए गए थे। हमारा संविधान हमें 1950 में प्राप्त हुआ जी। हमारे संविधान बनने के बाद और देश जो हमारा 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद बहुत से सामाजिक परिवर्तन आए हैं जी। तो उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जी ये तीनों नवीन कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, सामाजिक भी और तकनीकी भी जी। और अंग्रेजों ने जब कानून बनाए होंगे जी तो उनने तो अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे बनाए होंगे, क्योंकि वो तो राज करने आए थे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं जी। कि जैसा चूंकि 1860 का कानून है तो उसमें एक चीज पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जी कि भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जी, जिसे हम जानते हैं, वो 1857 में हुआ था, 1857 जी। और अगर आप गौर करेंगे तो भारतीय दंड संहिता जो आई वो 1860 में आई। अच्छा। यानी 1857 के 3 साल बाद जी। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं कह सकते कि उसी समय ही ये कानून लाए गए, क्योंकि उन कानूनों का अगर हम पढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता जैसे हम पढ़ते हैं, तो उस कानून में जिस प्रकार से प्रोविजंस को रखा गया है, जो कानून का एक मापदंड तैयार किया गया, वो था अंग्रेजों के राज्य को, अंग्रेजों के शासन को देश में कायम रखना जी, और भारत के जो लोग हैं उन पर अपना शासन बनाए रखना जी। इस मकसद के साथ ये कानूनों को बनाया गया था। आज चूंकि हम आजाद हो चुके हैं, हमारा खुद का अपना संविधान है, तो अब जो कानून है ये आज के संवैधानिक मूल्यों और बदलते सामाजिक परिदृश्य और तकनीकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जी। शुभम जी, आप बात करें कि अंग्रेजों ने जो बनाया था तो शायद इसलिए उसमें उन्होंने राजद्रोह जो है जोड़ा था, क्योंकि वो राज्य करना चाहते थे। जी। ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है जी। पुराने कानून में धारा 124A जो भारतीय दंड संहिता 1860 में था, वो जो है सेडिशन की बात करता था, यानी कि राजद्रोह की जी। उसमें ये उपबंध किया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से बोलकर या किसी पिक्चर के द्वारा या किसी फिल्म के या किसी प्रकार से अगर शासन के विरुद्ध जी कोई भी बात करता है तो उसके विरुद्ध जो है वो धारा लगाकर कार्रवाई की जाती थी जी। और ये
कई सारे हमने उदाहरण इसके देखे भी हैं जी। परंतु अब वो अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया है जी। अब हमारा संविधान है। अब जो है हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट होता है जी। पार्ट 3, जिसे कि संविधान का मूल माना जाता है। फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार होते हैं जो भारत के नागरिकों को संविधान प्रदान करता है और वो अधिकार कोई भी उनसे छीन नहीं सकता जी। उसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अधिकार है, वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का, जो कि बात करने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जी। तो संविधान बनने के बाद चूंकि अब हमारा फंडामेंटल राइट ही है बोलने और अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो सिडिशन का जो अपराध है भारतीय दंड संहिता में, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे संवैधानिक अधिकार को छीनता है जी। हमारे फंडामेंटल अधिकार को छीनता है। इसलिए अब जो नया कानून आ रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 जी, उसमें राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है पूरी तरह, परंतु उसके जगह पे अब देशद्रोह ला दिया गया है जी। हालांकि जो हेडिंग है उसका वो सीधा देशद्रोह नहीं है, लेकिन जब हम धारा 152 में उसको समाहित किया गया है, जब हम उस धारा को पढ़ते हैं तो उसमें अब ये बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति जी। अगर देश की अखंडता, एकता, उसको अगर तोड़ने की कोशिश करता है जी, तो उसके ऊपर धारा 152 के तहत देशद्रोह का अपराध चलाया जा सकता है। तो अब अगर आप देखेंगे तो अब शासन से जो है वो चीज बढ़कर अब देश की तरफ चली गई कि अब देश पहली प्राथमिकता है कि देश के खिलाफ अगर कोई भी ताकत खड़ी होगी तो उसे बिल्कुल रोका जाएगा, लेकिन शासन के विरुद्ध अगर आप उनकी कोई पॉलिसीज हैं, उनकी कोई एक्शन है जिनका आप विरोध करना चाहते हैं, तो जो भी विधिक तरीका है उससे आप कर सकते हैं, ये आपको पूरी छूट प्रदान करता है। जी बिल्कुल। शुभम जी, जैसा आपने बातचीत की शुरुआत में 3 नए कानूनों के नाम बताए थे, तो अब हम एक एक करके उनके बारे में चर्चा करते हैं। जी। आपने पहले बताया था भारतीय न्याय संहिता, तो बताइए इसमें कौन से प्रमुख प्रावधान हैं और किन प्रावधानों का मुख्य रूप से लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि नाम में ही दर्शित हो रहा है कि पहले भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी जी। अब ये भारतीय न्याय संहिता है जी। यानी कि अब ये जो कानून है ये दंड से न्याय की ओर बढ़ गया है। बिल्कुल। और इसमें एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब हम दंड शब्द की बात करते हैं जी, तो उसमें एक जो इमेज बनती है जी, एक जो पिक्चर बन के आती है वो है कि किसी अपराधी को सजा देना, दंड देना जी। परंतु जब हम न्याय शब्द की बात करते हैं तो न्याय शब्द में पीड़ित और अपराधी दोनों आते हैं, यानी कि सिर्फ दंड देना ही हमारा मकसद नहीं है, हमें न्याय प्रदान करना है, ये हमारा मकसद है जी। अब जैसा कि आपने पूछा कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। नया जो भारतीय न्याय संहिता आई है 2023 जी, उसमें एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया है कि अब जो है हमारी प्राथमिकताओं में अंतर आया है जी। जैसे कि भारतीय दंड संहिता जब हम देखते थे तो वो शुरू होती थी, जैसे मैंने कहा, राजद्रोह से। सबसे पहले वो राजद्रोह को दंडित करती थी, फिर रेलवे, सरकारी संपत्तियां, उनको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है उनको दंडित करती थी, फिर जो है आर्मी की म्यूटनी, सेना, नौसेना, अगर वो कोई जवान म्यूटनी करता है उसको दंडित करती थी जी। ये पहले जो है प्राथमिकताएं हुआ करती थी भारतीय दंड संहिता में जी। जो महिलाओं, बच्चों या फिर शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराध या जो अन्य घातक अपराध हैं उनका नंबर बाद में आता था जी। अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें पहला परिवर्तन ये किया गया है कि चैप्टर 5 जो भारतीय संहिता का है, अध्याय 5, वो बात करता है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के संबंध में, और चैप्टर 5 जो है वो पहला चैप्टर है जहां से अपराधों की संरक्षा करने वाला जो भाग है भारतीय न्याय संहिता का वो शुरू होता है जी। तो इससे आप देख सकते हैं कि अब पहली प्राथमिकता जो हमारी है वो है कि हमारे समाज की जो महिलाएं और जो बच्चे हैं उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकना। तो सबसे पहला परिवर्तन तो ये किया गया है कि पहला अब जो अपराध शुरू होता है वो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध से होता है जी। उसके बाद फिर कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं जो कि हमारे बदलते सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से समाज में घटित तो होते थे, लेकिन भारतीय दंड संहिता में उनके संबंध में कोई प्रावधान नहीं था जी। जैसा कि कुछ अपराधों का अगर मैं नाम लूं तो उसमें मॉब लिंचिंग एक अपराध है जी, जो कि हमें बहुत बार सुनने को मिलती है, लेकिन उसके संबंध में कोई सीधी धारा नहीं थी भारतीय दंड संहिता में। अब भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग जी, यानी भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को मार दिया जाना, उसको अपराध बनाया गया है,
दूसरा इम्पोर्टेंट है हिट एंड रन। जी। आपने ऐसे सुना होगा कि एक बहुत से वो भी हैं कि एक्सीडेंट करके लोग भाग जाते हैं। जी। उसके संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हुआ करता था। जी। अब भारतीय न्याय संहिता में उसके संबंध में प्रोविजन किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट करके, सड़क हादसा करके अगर भाग जाता है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगर मैं अपराधों में आऊं तो टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी कृत्य, उसको सम्मिलित किया गया है। तो आतंकवादी कृत्य पहले डिफाइन नहीं था। जी। उसकी परिभाषा हम एक यूएपीए एक्ट होता है, वहां से हम लिया करते थे। अब भारतीय न्याय संहिता में ही सीधा आतंकवादी कृत्य उसको परिभाषित कर दिया गया है। जी। और अगर हम बात करें आगे तो संगठित अपराध। जी। पहले संगठित अपराध नाम से कोई अपराध नहीं हुआ करता था भारतीय दंड संहिता में, परंतु अब संगठित अपराध नाम से एक अलग से प्रोविजन जोड़ दिया गया है, जिसमें कि कई ऐसे अपराध होते हैं जो कि कई लोगों द्वारा संगठित रूप से किए जाते हैं। जी। कि उसमें कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता, कोई चेन होती है, कई लोग मिलकर उसको करते हैं। तो उसके लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था। हम भारतीय दंड संहिता के अलग अलग प्रावधानों को उपयोग करके और अपराधी को कोर्ट तक पहुंचाते थे, न्याय की दहलीज तक पहुंचाते थे। परंतु अब इसके लिए सीधा संगठित अपराध करके प्रोविजन ही डाल दिया गया है। जी। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोविजन जोड़ा गया है। जी। छीना झपटी। अच्छा। स्नैचिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। कई बार घटनाएं आती हैं कि सड़क पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ से उसका फोन छीन लिया, कोई महिला जा रही है तो उसका चेन खींच लिया, जिसे चेन स्नैचिंग बोलते हैं। जी। अब इसे जो है भारतीय न्याय संहिता के धारा 304 में स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है। जी। इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट इसमें प्रोविजन जोड़े गए हैं कि भिक्षावृत्ति, भीख मंगवाने के लिए बच्चों की तस्करी की जाती थी। जी। तो अब अगर कोई भिक्षावृत्ति करने के लिए बच्चों की तस्करी करता है, जी, या फिर कोई किसी बच्चे की तस्करी करता है या उससे कोई अपराध करवाता है, जी, और वो बच्चा उस अपराध को कर देता है, तो जो व्यक्ति है जो उस बच्चे के थ्रू अपराध कराना चाहता है, जी, उसे भी अब दंडित किया जाएगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को हायर किया या उसे लेकर आया और उसे मान लीजिए कि चोरी करवाई फॉर एग्जाम्पल, तो जो व्यक्ति जो उसे लेकर आया है बच्चे को और उससे चोरी करवा रहा है, उस व्यक्ति के विरुद्ध भी जो है चोरी का अपराध अब दर्ज होगा। ये जो है एक प्रोविजन कर दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज जोड़ी गई है वो है विवस्त्र करना और दृश्य रतिकता। यानी कि पहले ये अपराध भारतीय दंड संहिता में भी थे कि अगर कोई किसी महिला को विवस्त्र करता है जी, और या फिर जो है कोई महिला मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कार्य कर रही है जी, और उसको अगर देखता है जी, तो उसमें पहले सिर्फ एक पुरुष ही अपराधी हो सकता था जी, लेकिन अब इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। अब अगर कोई महिला भी किसी महिला को विवस्त्र करने का काम करती है या उसको प्राइवेट एक्ट कोई महिला उसमें एंगेज है और उसमें वो देखती है उसको या वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ करती है, तो महिला भी समान भागी होगी जैसे कि पुरुष है। ये एक इम्पोर्टेंट परिवर्तन किया गया है जी। और एक इम्पोर्टेंस में जो प्रावधान किया गया है जी, कि किसी के साथ मारपीट की गई, गंभीर चोट लगती थी, तो उसकी एक परिभाषा ये हुआ करती थी कि 20 दिन तक अगर वो व्यक्ति जी अस्पताल में एडमिट है जी, उस मारपीट के परिणाम स्वरूप जी, तो उसे माना जाता था कि उसने गंभीर अपराध किया है जी। अब उस 20 दिन की अवधि को घटा के 15 दिन कर दिया गया है। अच्छा जी जी। तो इस प्रकार से ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों पर जो सीधा प्रभाव डालेंगे जी जी जी, लोगों पे सीधा प्रभाव डालने वाले परिवर्तन जो हैं भारतीय न्याय संहिता में किए गए हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता में उनका एक अभाव था जी। शुभम जी, आपने बड़े विस्तार से हमको भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताया और ये बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और बहुत जानकारीप्रद भी है। हम इस बातचीत को अपनी अगले अंक में भी जारी रखेंगे। फिलहाल हम एक विराम लेते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। जैसा कि अभी हमने बताया, अगले हफ्ते भी इसी बातचीत को हम जारी रखेंगे, तो सुनना ना भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।